नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे धामी का ऐलान 2025 का प्लान। धामी सरकार ने उत्तराखंड में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए तैयारी तेज कर दी है। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सलाहकार समूह की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरकार ने इस समिट में 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आने का लक्ष्य तय किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सलाहकार समूह की हुई पहली बैठक में 8-9 दिसंबर को प्रस्तावित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर गहन मंथन किया गया। बैठक में औद्योगिक निवेश और रोजगार बढ़ाने के साथ ही राज्य की आर्थिकी को विस्तार देने की भी कार्य योजना बनाई गई। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार निवेशकों को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन भी रुकेगा। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य को हासिल करने में उद्योग जगत से जुड़े लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वहीं एक तरफ जहां सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी ओर विपक्ष ने इस समिट को सिर्फ एक इवेंट बताकर इस समिट को जनता के पैसों की बर्बादी बताया है। वहीं इन्वेस्टर समिट की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री समिट के संबंध में कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। भाजपा को पूरी उम्मीद है कि सीएम धामी के दिल्ली दौरे से राज्य को केंद्र से बड़ी सौगात मिल सकती है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। धामी सरकार ने उत्तराखंड में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए तैयारी तेज कर दी है। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सलाहकार समूह की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरकार ने इस समिट से 2.5 लाख करोड़ का निवेश आने का लक्ष्य तय किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री सलाहकार समूह की हुई पहली बैठक में 8 और 9 दिसंबर को प्रस्तावित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर गहन मंथन किया गया। बैठक में औद्योगिक निवेश और रोजगार बढ़ाने के साथ ही राज्य की आर्थिकी को विस्तार देने की भी कार्य योजना बनाई गई है। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार निवेशकों को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन भी रुकेगा। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को साल 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने में उद्योग जगत से जुड़े लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वहीं एक तरफ जहां सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इस समिट को सिर्फ एक इवेंट बताकर इस समिट को जनता के पैसों की बर्बादी बताया है। 2.5 लाख करोड़ के एमओयू हमारे हों, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछला जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उससे जस्ट दुगना जो है अभी लक्ष्य निर्धारित किया है और उस दिशा में हमको जिस प्रकार का एक वातावरण तैयार हुआ है उत्साहजनक है और लोग आना चाहते हैं। भाजपा के लोगों से कहना चाहती हूँ, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमने सुना था त्रिवेंद्र रावत जी के उसमें कि 1,40,000 करोड़ के एमओयू हुए हैं और धरातल पर 20,000 भी नहीं उतरा। अगर उतरा होता तो फिर हमारे युवा दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते और आपकी लाठियों का भाजन न बन रहे होते। तो ऐसे में ये शिगुफे और जुमलेबाजी छोड़िए। जो इन्वेस्टर्स समिट में आप पैसा खर्च करेंगे वो लागत भी हमको वापस मिल जाए, वही गनीमत है। वहीं इन्वेस्टर समिट की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री समिट के संबंध में कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो कोई न कोई सौगात प्रदेश की जनता के लिए लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं और उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होनी है, उसको लेकर ये दौरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। वहीं जहां एक और कई मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं, तो उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर भी केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत कर उचित मुआवजे की मांग कर सकते हैं। वहीं विपक्ष ने मुख्यमंत्री के दौरे पर कटाक्ष करते हुए सवालों की बौछार की है। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो प्रदेश के लिए कुछ सौगात लेके आते हैं और ये दौरा भी जिस प्रकार से हमारा जो प्रदेश का प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट समिट का है
उसको लेकर के भी बात हो सकती है। और अन्य जो प्रदेश में हमारी आपदा से ग्रस्त प्रदेश है, आपदाएं जो आई हैं उसके संदर्भ में भी बातें हो सकती हैं। अन्य मंत्रीगणों से विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में मुलाकात कर सकते हैं। भाजपा कब तक उम्मीद लगा के बैठेगी? मुख्यमंत्री तो रोज़ दिल्ली जा रहे हैं, हर तीसरे दिन दिल्ली जा रहे हैं। ला क्या रहे हैं ये बता दो पहले। कोई बड़ी इंडस्ट्री लाए यहाँ, बड़ा कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर लाए। बड़ी बात करते हैं, कांग्रेस की देन है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन। अगर आप इतने बड़े खैरख्वाह इस प्रदेश के हैं तो टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का क्या होगा? मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा भी की है। वहाँ जो रामनगर से गैरसैंण की रेलवे लाइन का क्या होगा? कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट लाएं तो हम समझेंगे मुख्यमंत्री कुछ हमारे लिए प्राप्त कर रहे हैं। 5,000 करोड़ के लगभग जीएसटी का हमको नुकसान हो रहा, उसका कंपनसेशन आज तक नहीं मिला, तो क्या करने आप दिल्ली जा रहे हो? कुल मिलाकर उत्तराखंड में साल 2018 के बाद साल 2023 में एक बार फिर से इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। सवाल ये है कि क्या पहले हुई इन्वेस्टर समिट से राज्य में निवेश आया? क्या धामी का राज्य में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का सपना साकार होगा? क्या निवेश के लिए इन्वेस्टर समिट ही एकमात्र रास्ता है या फिर सरकार को पहले इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई सुविधाओं पर सुधार करने की जरूरत है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो है वो आयोजित की जा रही है। अब ऐसे में सवाल विपक्षी दलों के मन में है कि इन्वेस्टर्स समिट जो है महज एक शगुफा है। यहाँ इस इन्वेस्टर समिट के जरिए किसी भी तरीके का कोई व्यवसाय या किसी तरीके की कोई फैक्ट्री या कोई बहुत बड़ा निवेश उत्तराखंड में नहीं होने वाला है। इससे पहले जो इन्वेस्टर समिट हुई उसका कितना फायदा उत्तराखंड को हुआ, आज हम ये भी चर्चा में जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि धामी के दिल्ली दौरे का उत्तराखंड पर क्या असर पड़ेगा। क्या उत्तराखंड में को कोई नई सौगात मिल सकती है? क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो ऐसा लगातार माना जा रहा है कि हो सकता है कि केंद्र की तरफ से उत्तराखंड के लिए कुछ सौगात मिल सके। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। अनिल थपलियाल जी, वरिष्ठ यूकेडी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत में विपक्षी दलों से करना चाहूंगी क्योंकि उनको कुछ खास उम्मीदें नजर नहीं आ रही इस इन्वेस्टर समिट से। शीशपाल सिंह बिष्ट जी, शुरुआत आपसे ही कि अगर हम बात करें इन्वेस्टर समिट से आप ज्यादा खुश नहीं है, आप क्या मतलब कांग्रेस खुश नहीं है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? नहीं यशी जी, किसने कहा हम खुश नहीं है? सबसे ज्यादा हम खुश हैं। मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं कि जो है 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तराखंड में आएगा। मैं तो कह रहा हूँ भगवान बद्री विशाल जी उन पर और कृपा करें और यहाँ कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तराखंड में आए। हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, उद्योग पहाड़ चढ़ेंगे, राज्य में चकाचक समाजम जो है विकास बहेगा, तो हमसे ज्यादा खुश कौन होगा? लेकिन हम थोड़ा इसलिए निराश हैं क्योंकि राज्य के नौजवानों में जो निराशा और आशंका है वो इसलिए कि 2018 में भी यही सब्ज बाग हमें दिखाए गए थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 की इन्वेस्टर मीट का यहाँ पर उद्घाटन किया था। 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का जो है वादा राज्य की जनता से किया था कि 1.5 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए हैं। वो 1.5 लाख करोड़ रुपए ढूंढे हुए कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे कोई मीडिया रिपोर्ट आज तक ऐसी नहीं मिली, कोई भाजपा के मंत्री सरकार का बयान ऐसा नहीं मिला कि वो 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर आया और यहाँ के बेरोजगारों को उतना रोजगार मिला। क्योंकि उसके बाद जो पलायन आयोग इन्होंने गठित किया उसकी रिपोर्ट आई कि 270 लोग प्रतिदिन जो है उत्तराखंड से पलायन कर रहे हैं, 1 लाख लोग प्रति महीने साल। आप बताइए तो हम जो है उस 1.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के बाद इतना बड़ा पलायन जो है उसका सामना कर रहे हैं। तो जब रिजल्ट धरातल पर नहीं होंगे, और अभी मनवीर चौहान जी डिस्क्रिप्शन में कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं, सौगातें लेके आएंगे। वो बात सही है कि हर तीसरे दिन जाते हैं, सौगातें लाते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है भाजपाइयों में ही बढ़ जाती है, वो धरातल पर नहीं उतरती, राज्य के युवाओं के काम नहीं आती, राज्य में कहीं दिखाई नहीं देती। तो पता नहीं ऐसी अदृश्य सौगातें कैसे ले आते हैं लोग, ये करिश्मा यही कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। तो 2018 में आपने देखा 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे उस इन्वेस्टर मीट में, राज्य की जनता की गाड़ी कमाई का। उसका रिजल्ट जो है बड़ा सा जीरो है। अब 2023 में ये बात हो रही है। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, बद्री विशाल जी और केदारनाथ जी से, कि धामी जी पर कृपा रखे और ये निवेश उत्तराखंड की धरती पर उतरे और ये दिखाई दे हमारे प्रदेश में। केवल बयानबाजी तक
घोषणा तक जो है चलिए। सीमित ना रहे। उस समय भी सिंगल विंडो की बात हुई थी, उस समय भी तमाम जो है सब विभाग हम लोगों ने देखे थे, हम सबसे ज्यादा उत्साहित होने वाले लोगों में थे। लेकिन आज जब निराश होते हैं, जब कहीं 1 रुपया जो है राज्य में निवेश के नाम पर नहीं देखते हैं, हमारे बेरोजगार जो यहाँ लाठी डंडों से पीटे जा रहे हैं रोजगार के लिए, तो ये हमें अच्छा लगता है? आप बताइए। तो हमारा तो विपक्ष होने के नाते सवाल खड़ा काम करना है। और क्योंकि जनता हमसे उम्मीद रखती है कि हम जनता की आवाज को उठाएं, बेरोजगारों की आवाज को उठाएं, तो सरकार को जो है 2018 के निवेश पर सबसे पहले व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए, बताए तो सही कि भाई हमने ये किया। तब जो है 2025 के जो है हम जो मिशन 25 जो इन्होंने दिया है, उसके सपने हम भी देखना शुरू करें। क्योंकि 2018 के बाद यशी जी इन्होंने कहा था कि मिशन 2020 का नारा था, राज्य जो है देश का अग्रणी राज्य बनेगा पूरे देश में। लेकिन 2023 में अब हम अगला नारा सुन रहे हैं 2025 का। तो ये नारे आगे ना बढ़े, धरातल पर काम दिखाई दे, वो निवेश दिखाई दे, वो उद्योग दिखाई दे, हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलता हुआ दिखाई दे। हम भगवान से केवल इतनी प्रार्थना करते हैं यशी जी कि केवल जो है जुमलेबाजी से ये सरकार बाहर निकलना कब सीखे। और अगर बाहर आ गई, राज्य में अगर उद्योग आ गए, वास्तव में इन्वेस्टमेंट आया, तो बहुत अच्छी बात है। मेरी शुभकामनाएं हैं जपेंद्र जी। ठीक है, विपिन खन्ना जी क्या कहना चाहते हैं? यशी जी, सवाल तो वही है, कौन नहीं चाहेगा कि उत्तराखंड में डेवलपमेंट हो, इन्वेस्टमेंट हो, पहाड़ों पे बेरोजगारों को रोजगार मिले, सुविधाएं मिले, हॉस्पिटल खुले, स्कूल खुले। लेकिन अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो फिर वही जो शीशपाल जी ने सवाल उठाया, वही सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है आके कि 2018 में 1.5 लाख करोड़ रुपए का 150 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्ट हुआ था, जो आपने इवेंट किया था, इन्वेस्ट तो क्या होना था वो तो कहीं नजर नहीं आया, जो आपने इवेंट किया था उसका क्या हुआ? देखिए यशी जी, केवल और केवल ध्यान भटकाने वाले केवल जो असल मुद्दे हैं, प्रदेश सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत प्री प्लान कार्यक्रम होता है कि जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे ध्यान पब्लिक का कैसे भटकाया जाए। देखिए, पहाड़ों पर जब आप उनको सुविधाएं नहीं दे पाएंगे तो कैसे आप इन्वेस्ट करवा देंगे? खबर एक छपी है, मैं आपको आपके संज्ञान में ले आऊं, ये देखिए खबर छपी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि जान जोखिम में डालकर गर्भवती महिला को गदेरा पार करवाया। मतलब लकड़ी के पुल बनाकर उन जो ग्रामीण है उन्होंने गर्भवती महिला को एक गदेरे को पार करवाया। तो हालात उत्तराखंड के तो हमारी अखबारें बता रही हैं, हमारे सिस्टम के हालात हमारी अखबारें बता रही हैं, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पहाड़ों पे जब तक आप सुविधाएं नहीं देंगे, पहाड़ों पर स्कूल नहीं, पहाड़ों पे हॉस्पिटल नहीं, पहाड़ों पर सड़कें नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, आप कह रहे हैं इन्वेस्टर आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। पहले आपने 1.5 लाख करोड़ का सपना दिखाया, अब आप 250 करोड़ का सपना दिखा रहे हैं। केवल सपनों की सरकार है, जुमलों की सरकार है। और ये जुमलोबाजी से समझ नहीं आ रहा कब बाहर आएगी। प्रदेश का बेरोजगार सड़कों पर पिट रहा है, महंगाई चरम पर है, इनकी स्मार्ट सिटी नदियों में बह रही है, इनके पुल टूट के गिर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो इवेंट करने जा रहे हैं इसका असली मकसद क्या है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री धामी जी जो दिल्ली का दौरा बार बार करके आते हैं और ये इनके नेता बोलते हैं कि बड़ी सौगात उत्तराखंड के लिए लेके आएंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपनी कुर्सी को कहीं ना कहीं कुर्सी के पाए मजबूत करने के लिए दिल्ली का दौरा करते हैं और केवल वहां पर तस्वीरें साझा करके अखबारों में छपा दिया जाता है कि मुख्यमंत्री जी वहां से बहुत बड़ी सौगात उत्तराखंड के लिए लेके आए हैं। लेकिन आज तक तो वो सौगात उत्तराखंड में कहीं नजर नहीं आई, क्योंकि आपको पता है अभी जोशीमठ का नया प्रकरण है और जोशीमठ पूरा का पूरा दरक गया और 300 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार ने वादा किया था, वो भी अब तक धामी जी ला नहीं पाए। तो नया क्या करने जा रहे हैं और क्या लेकर आ रहे हैं, ये तो भगवान ही मालिक है। और मेरा मानना है कि हमारे भाजपा के भाई प्रवक्ता वो अच्छी तरह से बता पाएंगे कि धामी जी क्या सौगात लेके आए हैं। हम यहाँ पर अनिल थपलियाल जी का रुख करना चाहेंगे। अनिल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे संदर्भ में? इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, बहुत उम्मीदें हैं इस इन्वेस्टर समिट से और लगता है कि निवेश आएगा तो उत्तराखंड का कुछ भला हो पाएगा। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा वर्तमान मुख्यमंत्री श्री धामी जी का कि उन्होंने सराहनीय कदम उठाया है और इतनी सोच आई है, देर आई दुरुस्त आई, लेकिन अगर राज्य हित में कोई काम हो रहा है तो उस पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है, सबसे प्रथम बात यह है कि
इन्होंने अभी अभी 3 चीजें जो मंथ में इस माह के अंतर्गत ही की हैं वर्तमान सरकार ने। भू कानून को लेकर के इन्होंने कहा हमारी चर्चा हो गई है। यूसीसी को लेकर के इन्होंने कहा कि हम इसको बहुत जल्दी लागू कर रहे हैं। अब जो मेन है दिसंबर माह इन्होंने चुना हुआ ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का, तो 2018 में भी 150 करोड़ का जो बजट था उसमें केवल कनाडा क्या नाम है अपना ये कर्नाटका और गोवा यहाँ मीटिंगें हुई। इसके बाद उसके परिणाम क्या रहे वो पूरी जनता उत्तराखंड जानती है। और वो ग्लोबल इन्वेस्टर कहाँ गए, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे। उन्होंने हमारी संस्कृति की झलक को देख करके और सब चीजें सराहनीय, बहुत खुश होके गए कि यहाँ पे हम लोग भी बहुत खुश हुए, स्थानीय जनता भी बहुत खुश हुई कि ऐसा होगा वैसा होगा। और एक आशाएं थी, पूर्ण आशाएं थी। आज की डेट में बताऊं, अगर ये करते हैं, अगर ये ग्लोबल इन्वेस्टर मीट अगर दिसंबर में करते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पहाड़ों में जो विकास नहीं हुआ, पहाड़ों का रुख पलायन रुकेगा। और दूसरा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तीसरी बात, उत्तराखंड में जो राज्य की औद्योगिक अगर वो निवेश करना चाहते हैं तो पहाड़ों में बड़ा उद्योग न लगा के छोटा उद्योग के लिए अगर प्रेरित करें उनको, तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे क्षेत्र का विकास होगा और अच्छी सोच के साथ ये आगे बढ़ सकते हैं। पर मुझे जो लगा इस एजेंडे में, ये टोटल 2024 का पू लगा है, इलेक्शन चुनाव का जो है ये लगा है कि अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। यूसीसी फेल हो गया, अब भू कानून भी बहुत समय लगेगा। तो इससे पहले कि हम इन्वेस्टर जो है ग्लोबल इन्वेस्टर मीट करवा देते हैं तो जनता का दिमाग विकास के कार्यों से हट करके इधर डाइवर्ट हो जाएगा। अब रही बात, विपक्ष से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो हमें सजेस्ट करना चाहिए, ना कि उस पर टिप्पणी करनी चाहिए। क्योंकि कुछ काम हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जो उत्तराखंड में काम नहीं हुए हैं। एक दल के सदस्य होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगा, मैं भी देख रहा हूँ और स्थानीय निवासी हूँ, दल का सदस्य बाद में हो, पहले मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ और पहाड़ी हूँ, प्योर पहाड़ी हूँ। मैं तो नहीं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से जो पहाड़ की मूलभूत सुविधाओं को जितना मैं समझता हूँ असुविधाओं को उतना कोई दूसरा समझता होगा। तीसरी बात जो मेरी रही, अगर ये मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यही जो त्रिवेंद्र सरकार में हुआ था और उस समय जो कदम उठाए गए थे, तो इतने ढोल लगाड़े इतने तरीके से कि हमने सोचा पहला राज्य ये होगा कि जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अगर जल्दी हो गई तो बड़े बड़े उद्योग लग जाएंगे और रोजगार दर और बेरोजगारी दर खत्म हो जाएगी, वो ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, तो उत्तराखंड विकास की ओर अग्रसर हो जाएगा। और निश्चित तौर पे है कि 29-30 राज्यों में हमारा राज्य एक शीर्ष पर रहेगा विकास के क्षेत्र में। लेकिन 7 साल 22 साल तो राज्य को बने हो गए, लेकिन 7 साल वर्तमान सरकार के हो गए, तो 7 साल में ऐसा मुझे लगता नहीं कि कोई इतना बड़ा जो 3 चुनौतियों में से एक चुनौतियां भी इन्होंने जो रही है इनके सामने, उस पर कोई गंभीरता से और कोई ठोस कदम और कोई ठोस रणनीति तैयार की हो और उस पर कार्य किया हो सरकार ने। जैसे कि पलायन का था, जैसे कि बेरोजगारी का था, जैसे कि आपदा का था। इन तीनों पे किसी एक पर भी कर सकते हैं। अब पर्यटन हमारे यहाँ उत्तराखंड में इतना बड़ा स्कोप है, इतना बड़ा स्कोप है कि अगर सरकार थोड़ा ठोस नीति अगर इस पे रणनीति तैयार करे तो आधा पलायन आधा बेरोजगारी यही खत्म हो जाएगी। लेकिन वो भी ध्यान नहीं है। कुछ जिले ऐसे हैं जो हमारे यहाँ वो आते हैं, सैलानी आते हैं, जिले तो नहीं कहूंगा मैं, स्थान है रुद्रप्रयाग जनपद में है, कुछ जगह हैं जैसे चोपता है, जोशीमठ है, औली है, गरसो है, ये पर्यटन स्थल है। यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे डेवलप करने के इनको सोचना चाहिए। ग्लोबल इन्वेस्टर इन्होंने बुलाए हैं, उनको सजेस्ट करें कि पहाड़ों में कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं और पहाड़ों का पलायन रुक सके। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं और मैं तो समर्थन करता हूँ इस बात का। लेकिन ये धरातल पे हो जो अभी चलिए वापस आएंगे अनिल थपलियाल जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। जपेंद्र जी, देखिए आपने यहाँ पर सुना है कि कोई भी इन्वेस्टर समिट से नाखुश तो नहीं है, सब चाहते हैं कि इन्वेस्टर समिट हो, बशर्ते उसका फायदा उत्तराखंड को हो और धरातल पर नजर आए। पिछली बार जो इन्वेस्टर समिट हुआ उसका कितना असर जो है वो उत्तराखंड पर पड़ा, या कितने उद्योग लग गए, या क्या कुछ उसके फायदे हुए, ये भी मैं आज जरूर जानना चाहूंगी कि आखिर कितना असर हुआ था उसका, जिसकी वजह से ये दूसरी बार प्लान किया जा रहा है। और उसमें
भी हम कितना निवेश देख पाएंगे, क्योंकि एजेंडा तो बहुत बड़ा है लेकिन वो पॉसिबल कितना हो पाएगा धरातल पर, ये भी जानना समझना बहुत जरूरी है। सभी वक्ताओं की बातों को सुना और ठीक है, इसमें बहुत अच्छा ये तथ्य ये रहा कि काफी हमारे साथी जो हैं उसमें पॉजिटिव वे में भी नजर आए। तो देखिए, कोई भी सरकार हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, तो वो अपनी सरकार में ये चाहते हैं कि हमारा राज्य, हमारे लोग तरक्की करें। और जब राज्य और लोगों की बात आती है तो वहां दल नहीं देखा जाता कि हमारे दल के कौन है या दूसरे। प्रत्येक उत्तराखंड वासी को तरक्की का अधिकार है, प्रदेश को आगे ले जाने का अधिकार है। अब हमें थोड़ा सा डेवलपमेंट का एक फॉर्मूले को समझना होगा कि आजादी के 76 वर्षों के बाद भी आज हमारा देश विकासशील बना हुआ है। 1947 से लेके 2014 तक निरंतर सत्ता के ऊपर कांग्रेस का वर्चस्व रहा। कांग्रेस के साथ कांग्रेस के सहयोगी दल, जो कांग्रेस के ही सहयोगी दल माने जाते थे, उनका भी राज्यों में वर्चस्व रहा। विभिन्न राज्यों में, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा पंजाब की बात करें, या नॉर्थ ईस्ट की बात करें, या साउथ की बात करें, तो कहीं ना कहीं भाजपा कहीं नजर नहीं आती थी। कहीं 13 दिन की सरकार बनी, कहीं 13 महीने की सरकार बनी अटल जी के टाइम पे। लेकिन उस समय की सरकारों ने, उस समय के हमारे नेतृत्व ने ऐसा प्रभाव छोड़ा, चाहे उन्हें 2 दिन काम करने का मौका मिला, जनता के बीच में निरंतर बने रहे। एक सार्थक विपक्ष के तौर पर हमेशा सरकार के साथ रहे। जहां सरकार ने अच्छा काम किया तो वहां उनकी आलोचना नहीं करी। सही मायनों में 2014 से भारतीय जनता पार्टी को देश के विभिन्न राज्यों में, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है, और केंद्र में काम करने का निरंतर मौका मिल रहा है। 2014 से आज मात्र हमें 9 वर्ष हुए हैं। इन 9 वर्षों में राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता ने भरोसा जताया, और केंद्र में भी 2 बार जताया, और तीसरी बार फिर केंद्र में जनता भरोसा जताने जा रही है। तो प्रेशर बहुत है, और प्रेशर के साथ समाज हित की, प्रदेश हित की, विकास की राजनीति, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राज्यों में और केंद्र में चुना जा रहा है, उन पे भरोसा किया जा रहा है। 2 शब्द बोल दो गुरुजी। बोल रहे हैं आप, उस पे भी बोल रहे हैं आप। जी निश्चिंत रहें, आपको प्रत्येक आपके सवाल का जवाब मिलेगा, आप निश्चिंत रहें। अब इन्वेस्टर समिट की बात हुई तो 2000 और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं धामी का ऐलान 2025 का प्लान। और आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। ये इन्वेस्टर समिट कितना उत्तराखंड में असर डालेगी, या उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे सुधारेगी, ये भी देखना होगा। मैं यहाँ पर अरुण शर्मा जी का रुख करना चाहती हूँ। अरुण जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस इन्वेस्टर समिट को, साथ ही साथ धामी जी का जो दिल्ली दौरा इसको लेकर? उसके बाद मैं इन्वेस्टर समिट पर आपसे जपेन जी जवाब लूंगी जरूर। अरुण जी। देखिए यशी जी, पिछला इन्वेस्टर समिट हमने देखा था, यहाँ देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में हुआ था, और तमाम बीजेपी के बड़े नेता, तमाम उद्योगपति आए। और ये शंका जो शिषपाल भाई की है, ये बिल्कुल वाजिब है कि उसके परिणाम क्या हुए, ये आज तक सरकार बता नहीं पाई स्पष्ट रूप से। देखिए, जो हमारे 4 मैदानी जिले, हम ये माने कि देहरादून, श्रीनगर, हरिद्वार और नैनीताल, इनका खासकर जो मैदानी इलाका है, अगर नैनीताल की बात करें तो हल्द्वानी, रामनगर, तो श्रीनगर पूरा, हरिद्वार पूरा, और देहरादून में खासकर देहरादून के आसपास का इलाका, सेलाकुई कहें या हम डोईवाला की तरफ कह दें या माजरी की तरफ कह दें, लाल थप्पड़, यही इलाके ऐसे हैं जो डेवलप हुए हैं नारायण तिवारी के समय सिडकुल के रूप में, जहां अलग अलग क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हुई, और उसके बाद से कोई नए इलाके डेवलप नहीं है। अब दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर पहाड़ में उद्योग आते हैं, पहाड़ की बात कर रहा हूं मैं, मैदान की नहीं कर रहा हूं, अगर पहाड़ में हमारी इको सेंसिटिविटी जो है उसके अनुरूप अगर उद्योग आते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी दूर होगी और पलायन पे रोक लगेगी। लेकिन हो ये रहा है
कि हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पे डेवलप है, आधारित है, टूरिज्म पर आधारित है, पर्यटन पर आधारित है। और जिसकी वजह से हम लोग जो खासकर पहाड़ के इलाके हैं वो गर्मियों के इंतजार में रहते हैं कि पर्यटक आएगा और उससे वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को लाभ होगा। अब देखिए पर्यटन की अगर हम बात करें तो सीजन में चारधाम का और हेमकुंड साहिब का पर्यटन, और नैनीताल की बात करें, मसूरी की बात करें या कैंपिंग की बात करें, राफ्टिंग की बात करें, ये पर्यटन होता है। सर्दियों में अगर हम डेवलप करना चाहें तो जैसे हमारे हिल स्टेशन है, औली है, गोरखियों है, इनको डेवलप किया जा सकता है। आज भी वहाँ मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण हम जिस तादाद में पर्यटकों को आमंत्रित करना चाहते हैं वो नहीं आ पाता। और यहाँ चारधाम की बात है, उसके लिए हमें कोई ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है, नैनीताल मसूरी की ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक हम नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप नहीं करेंगे, हमारी इकोनॉमी में सुधार नहीं होगा, हमारे पलायन पर रोक नहीं लगेगी, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। ये तमाम बेसिक चीजें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अगर इस तरह के इवेंट होते हैं तो उससे ब्रांडिंग होती है पहाड़ की। अभी हाल में G20 की 3 मीटिंगें उत्तराखंड में हुई, तो निश्चित तौर पर देश विदेश के लोगों को उत्तराखंड की संस्कृति को और पर्यटन को नजदीक से जानने का मौका मिला। उसी तरह अगर हम इन्वेस्टर समिट जो दिसंबर में प्रस्तावित है, निश्चित तौर पर अगर उसमें हम इंडस्ट्रीज के लोगों को, हमारे जो उद्योगपति है, उन्हें पहाड़ की तरफ आकर्षित कर पाए तो ही कहीं उसका लाभ होगा, वरना उसका कोई लाभ नहीं है। और ये देखिए, हमने बहुत पहले ये भाजपा के हुआ था कि एक जिले में 3 डेस्टिनेशन डेवलप करेंगे, शायद सब लोगों को याद हो। लेकिन वो 3 नए डेस्टिनेशन आज तक डेवलप नहीं हो पाए, पता भी नहीं लग पाया कि 3 जिलों में कितने डेस्टिनेशन नए बनाए गए। अगर हम पुराने डेस्टिनेशन पे निर्भर रहे तो वहाँ जो क्षमता है यात्रियों की वो एक निश्चित क्षमता होती है। अगर पिछले दिनों याद हो कि ये हुआ कि इतने ही यात्री बद्रीनाथ जाइए, इतने ही नैनीताल जाइए, इतनी मसूरी जाइए, तो उससे लाभ नहीं हुआ। एक फील्ड गई है पूरी देश और दुनिया के अंदर, एक भ्रांति गई है कि यहाँ हम लोगों को पता नहीं क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्लियर नहीं कर पाई सरकार। और इस बार यात्रा में तो रजिस्ट्रेशन लागू कर दिया गया था कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई जा ही नहीं पाएगा। वो तो बाद में विरोध हुआ तो स्थानीय नागरिकों को उससे अलग किया गया, अगर सबको याद हो ये बात। तो ये तमाम चीजें हैं। और जब तक देखिए, जहां तक दूसरी बात है स्वामी जी के दिल्ली दौरे की, तो अब ये एक क्या कहें आदत सी पड़ गई उत्तराखंड के लोगों की कि महीने में मुख्यमंत्री को 3-4 बार दिल्ली जाना है और अखबारों में सुर्खियां बनी है कि दायित्व बांटे जाएंगे, मंत्री पद भरे जाएंगे और कुछ नया होगा। लेकिन फिर वो 2-4 दिन 10 दिन बाद फिर वही वो घाट के 3 फास रह जाते हैं। और इस बार भी मुख्यमंत्री जी 3 दिन चले गए हैं। अब 3 दिन में ये पता लगा है कि इन्वेस्टर समिट के लिए तमाम केंद्रीय नेताओं को, उद्योगपति को आमंत्रित करने करेंगे और जिससे वो दिसंबर में यहाँ आ सके। तो ये तमाम चीजें हैं। ठीक है अरुण जी, वापस आएंगे आपके पास। जपेंद्र जी अपनी बात को पूरा करिए। इन्वेस्टर समिट, और मैं प्रीवियस इन्वेस्टर समिट की भी बात कर रही थी कि उसका कितना असर उत्तराखंड में हुआ, उस पर आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। साथ ही साथ ये जो इन्वेस्टर समिट होगा, ये क्या धरातल पर काम करेगा, जो चिंता है अमूमन लोगों की और होनी भी चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल हम मानते हैं, ये कहा जा सकता है कि जो पूर्व में इन्वेस्टर समिट हुआ तो उसके रिजल्ट्स तो आए, लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं आए जिन रिजल्ट्स की आशा की जा रही, क्योंकि वो भी प्रदेश हित में लिया गया निर्णय और अब भी प्रदेश हित में ही ये चीजें आगे जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर इन्वेस्टर समिट को लेकर निरंतर प्रयास करना और कामयाबी के साथ इन्वेस्टर्स के मन में ये भरोसा जताना कि उत्तराखंड एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। ठीक है, टूरिज्म एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेक्टर है इन्वेस्टर्स का, लेकिन टूरिज्म के इत्र जिस तरह से हमारे पहाड़ के अंदर
लेकर छोटे उद्योगों की आवश्यकता महसूस हो रही है। अब कर्णप्रयाग तक हमारा रेलवे ट्रैक चला गया है, कर्णप्रयाग तक हमारा रेल स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद कर्णप्रयाग के बाद इंटीरियर में और टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को जोड़ते हुए और आगे की योजनाएं हैं भविष्य की। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सिर्फ टूरिज्म आधारित उद्योगों पे ना रहकर और भी छोटे उद्योगों की तरफ बढ़े। तो उस पे सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंतन मनन करा है और उस दिशा में प्रयास आगे बढ़े हैं। चाहते तो हम सब यही है ना कि इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हम भरोसा जता सकें और इन्वेस्टर्स को लाने में कामयाब हो सकें। तो हमें पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर ये इन्वेस्टर समिट एक कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगी और हम इन्वेस्टर्स को उत्तराखंड के प्रति आश्वस्त कर पाएंगे कि अगर वो उत्तराखंड में पर्वतीय जनपदों में अलग तरह के उद्योगों की आवश्यकता है, मैदानी जनपदों में अलग तरह के उद्योगों की आवश्यकता है और पर्यटन के क्षेत्र में भी इसे किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, नए डेस्टिनेशन कहां पॉइंट किए जा सकते हैं, उन्हें डेवलप करना है। उसके लिए अलग से राज्य सरकार बजट की व्यवस्था कर रही है। तो आने वाले समय में हम ये देखेंगे, क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है, हम बार बार डिबेट में कहते हैं कि सरकार के ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर शीशपाल जी का जरा इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। शीशपाल जी अनम्यूट कीजिएगा। यशी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि जो भी फैसला है सरकार जनहित में लेती है। ये किस तरीके से जनहित में फैसले लेते हैं, मैं जरा उसकी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। 4.5 साल तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने खूब जनहित में फैसले लिए। फिर तीरथ सिंह रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और जितने दिन भी वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उन्होंने त्रिवेंद्र जी के सारे फैसले जो है पलटे, वो भी जनहित में पलटे। तो प्रदेश की जनता इनकी जनहित की जो है व्याख्या भली भांति अब समझ गई है। और जो इन्वेस्टर मीट की विफलता है 2018 वाले की, जो उसमें 100 करोड़ रुपया जनता की गाड़ी कमाई का खर्च किया, उसका हिसाब आज तक नहीं मिल रहा। वो जो है इन्वेस्ट कहीं आज तक नहीं दिखाई दे रहा। आखिर क्यों? मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि भाई उस पर सरकार को जो है व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। आखिर दूध का दूध और पानी का पानी तो हो सके, प्रदेश के मीडिया को भी पता लगे कि वो 1.5 लाख करोड़ रुपया कहाँ लगा, विपक्ष को भी पता लगे और जनता को भी लगे। लेकिन जपेंद्र जी जवाब देना चाहते हैं। जपेंद्र जी को सुन लेते हैं जरा। जपेंद्र जी, सरकार और माननीय मुख्यमंत्री पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर किया जा रहा है और ये वर्तमान मुख्यमंत्री इन चीजों को लेकर, पिछली गलतियों को लेकर या पिछली जो संभावनाएं हम कैश नहीं कर पाए, तो निश्चित तौर पर ये यकीन मानिए और ये भरोसा रखिए कि सरकार और मुख्यमंत्री संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं। सिर्फ थोड़े से पेशेंस की आवश्यकता है और उसके अच्छे रिजल्ट्स निकल कर आ भी रहे हैं और भविष्य में और तेजी से आए। ठीक है, शिशपाल जी अनम्यूट कीजिएगा। यशी जी, भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पारदर्शिता से फैसले नहीं ले रहे थे, या जो उनके फैसलों को पलट रहे थे तीरथ सिंह रावत जी, वो पारदर्शिता से फैसले नहीं ले रहे थे, या अब जो ये मुख्यमंत्री हैं धामी जी, ये पारदर्शिता से फैसले ले रहे हैं, इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा? ये तो प्रदेश की जनताओं को इसीलिए आशंकाएं हैं क्योंकि आपके 3 मुख्यमंत्रियों का 3 तरीके का जो है मुखौटा प्रदेश की जनता ने देख लिया, उनकी कार्यशैली देखी है। तो भविष्य में हमें जो है पिछले झटके दोबारा से ना लगे, बहुत सोच समझ के कदम रखने की आवश्यकता है। जो पिछली बार के अनुभव हैं उनसे सीखने की आवश्यकता है और वास्तव में ये इन्वेस्टमेंट कैसे धरातल पर उतरे, ये एनडी तिवारी जी के कार्यकाल से जपेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, एक होता है शंका का निवारण करना और एक होता है लकीर को पीटते जाना। तो ठीक है, हमारे कांग्रेसी मित्र अगर नेगेटिविटी के साथ राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हाँ अनिल जी इसके जज्बात में आती हूं आपके पास, नेगेटिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो ठीक है, उनका स्वागत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार और वर्तमान मुख्यमंत्री पॉजिटिविटी के साथ प्रदेश के हित में, प्रदेश की जनता के हित में, प्रदेश के विकास के हित में निरंतर कार्य कर रहे हैं। उसके नतीजे आ रहे हैं और भविष्य में और अच्छे नतीजे निकल कर सामने आए। चलिए अनिल जी अपनी बात को पूरा करिए आप, इसके बाद विपिन जी आपके पास आती हूँ। भरोसा है सरकार पे, जनता का पूरा भरोसा है। मैं जपेंद्र जी से कहना चाहूँगा कि भरोसा पूरा है, लेकिन वो भरोसा धरातल पे होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने गिनवाए, भू कानून, यूसीसी और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट पिछली भी हुई थी,
तो उसका क्या रहा? आपने 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टर लक्ष्य रखा है, तो ये इसके लिए कोई एक्शन प्लान बनाया होगा? कहाँ कहाँ ये लगेगा, किन इन्वेस्टरों को कहाँ कहाँ हम जगह बताएंगे, कैसे प्लान पे अंकुश लगेगा, बेरोजगारी रुकेगी, ये इन सब के लिए आपने एक्शन प्लान बनाए होंगे। अब जहां तक प्लान की बात है, आज तक आपकी सरकार 9 नवंबर 2000 का राज्य का गठन हुआ था, उससे पहले भी प्लान था, लेकिन उसके बाद इतनी तीव्र गति से प्लान बढ़ा है कि प्लान का रेशियो जो है, दर जो है 36.2% हुआ है। 6338 गांव तो अस्थायी प्लान है। 1702 गांव तो अभी तक वीरान हो चुके हैं, जो पहाड़ के हैं। पहाड़ की बात कर रहा हूं, वो कुमाऊं गढ़वाल की। अब आप ये बताइए कि प्लान पे कहां अंकुश लगा है? केवल इन्वेस्टर मीटिंग या उसको उद्योगपतियों को बुलाना, उनकी आवा भक्ति करना, जनता के पैसे का यूटिलाइज करना, ये पैसा कहीं रिजल्ट आए तो जनता भरोसा करेगी और आगे आप, अगर आप पे भरोसा जताया है पूर्व में तो आगे भी जताएगी अगर आपको लगता है। लेकिन अगर आप धरातल पे कोई काम करें, केवल घोषणाएं करें, केवल कानून कागजों में तैयार करें और धरातल पे इंप्लीमेंट न करें, तो ये भूल जाएगा। क्योंकि ये बागेश्वर चुनाव से ही पता लग जाएगा आपको, जो उपचुनाव है बागेश्वर में, इसी से पता लग जाएगा। एक तो ना सिंपैथी कार्ड चलेगा, ना आप दया धर्म कार्ड चलेगा। ठीक है जपेश जी, किस प्रत्याशी ने क्या काम किया, ना चेहरे देखे जाएंगे, अब काम कार्य रिजल्ट कार्ड देखा जाएगा। रिजल्ट कार्ड क्या रहा 7 साल में, रिजल्ट कार्ड लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल हम सहमत हैं आपसे, समझाना पड़ेगा व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि अब उत्तराखंड का और केंद्र सरकार बिल्कुल निश्चित तौर पर देश को और प्रदेश को शिक्षित है, विकसित करने की बच्चा समझ जो गया कदम है। उठा रही है, अनिल जी होल्ड ऑन, जन तक योजनाओं का लाभ ले जाने अनिल जी, जो काम हो रहा है, अनिल जी, अनिल जी, आम जनमानस अनिल जी प्लीज। जपेन जी अपनी बात को फटाफट पूरा करिए आप। रिजल्ट कार्ड देना होगा, जो पैसा कर्नाटक में, गोवा अनिल में, जी आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज। निश्चित तौर पर देखिए, हम बिल्कुल सहमत हैं आपकी बात से। सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो ये जानती है कि भारत के अंदर भारत की जनता उन पे क्यों भरोसा जता रही है, और जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रति, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जो जनता और वोटर ने जो भरोसा जताया है, तो ये हम जानते हैं कि किस तरह से जनता के हित में काम। आपकी शंकाओं से हम दोहराए नहीं है, आपकी शंकाओं से सहमत है, लेकिन उन्हीं शंकाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार, राज्य की सरकार निरंतर कार्य कर रही है। और इसी प्रेशर में काम करना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक विधायक को पता है कि हमें एक सर्विस सरकार को देनी है। सेवा भाव से राजनीति, प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में आगे ले जाना, देश को अग्रणी पंक्ति में खड़ा करना, और जिस तरह से ये परिवर्तन पिछले 9 वर्ष से निरंतर हो रहे हैं, आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही, कहीं रिजल्ट और बेहतर हो सकते थे। तो यही आपकी इन्हीं शंकाओं के निवारण हेतु की और बेहतरी के लिए ठीक है अनिल थपलियाल जी का जरा वॉइस चेक करिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है जपेन जी, मैं वापस आऊंगी। विपिन खन्ना जी, रोजगार से पहले एक अग्रणी राज्य में रूप में स्थापित करने की दिशा में जो भी, देखिए जपेंद्र जी, सपने बहुत बड़े हैं। 2025 ज्यादा दूर नहीं है, 2025 ज्यादा दूर नहीं है, और हम देख लेंगे कि क्या कुछ 2025 के लिए क्या सोचा गया और क्या हो रहा है उत्तराखंड में। और हम उम्मीद करते हैं और हम चाहते हैं दिल से कि इन्वेस्टर समिट का असर उत्तराखंड पर पड़े और ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, ताकि उत्तराखंड का कुछ भला हो सके। यशी जी, बहुत अच्छी बात है कि 2025 तक इन्होंने देश का अग्रिम राज्य बनाने का लक्ष्य लिया है, लेकिन उस लक्ष्य को तय कैसे होगा? एक्शन प्लान, स्ट्रेटेजीज जो इन्वेस्टर अनिल जी एक सेकंड रुकिएगा, मैं विपिन खन्ना जी से बात कर रही थी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। विपिन खन्ना जी। यशी जी, 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने का जो सपना धामी जी दिखा रहे हैं, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी दिखाया था कि 2022 तक हम अग्रणी राज्य उत्तराखंड को बना देंगे और $5 ट्रिलियन। अनम्यूट कीजिएगा।
विपिन जी की आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। अनम्यूट करने को कहें मैम। विपिन जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। विपिन जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही, उनकी आवाज को प्लीज फिक्स किया जाए। शीशपाल जी देखिए अग्रणी देखिए जब शंका का निवारण शंका का निवारण तब हो सकता है जब शंका पैदा ना हो, लेकिन यहाँ पर शंका पैदा हो चुकी है। एक आपने जो 2018 में ये समिट करवाया था, इवेंट करवाया था, मैं तो इवेंट नाम दूंगा इसको, उसमें आपने 100 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। अभी जपंदर भाई ने खुद एक्सेप्ट किया कि उसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ पाए, तो क्या गारंटी है कि इसमें आप लाखों करोड़ रुपए बर्बाद करेंगे तो उसके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, जबकि आप निवेशकों को उत्तराखंड में सुविधाएं मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। देखिए निवेशकों को तो सुविधाएं मुहैया कराने की बहुत दूर की बात है। अभी लंबा चौड़ा भाषण अभी जपेंद्र भाई ने दिया और पूरी की पूरी 70 साल की सरकारें नाप डाली इन लोगों ने, लेकिन ये भूल गए कि 15 साल उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही है। आप पलायन पे कोई काम नहीं कर पाए, आप बेरोजगारी पे कोई काम नहीं कर पाए, आप स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं कर पाए, आप शिक्षा पे कोई काम नहीं कर पाए। शिक्षा में तो बड़े बड़े आयाम गढ़ दिए उत्तराखंड ने, उस पर आप कुछ नहीं कर पाए। महिला सुरक्षा पे आप कुछ नहीं कर पाए, आप स्मार्ट सिटी पे कुछ नहीं कर पाए। आपके पास करने के लिए है क्या? केवल मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने का केवल एकमात्र ये शिकूफा छोड़ती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए अगर इन्वेस्टमेंट समिट होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, उत्तराखंड में डेवलपमेंट होता है, उसमें किसको आपत्ति होगी? क्या मैं ये चाहूंगा कि मेरे उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट ना हो, या मेरे भाइयों को रोजगार ना मिले, या महिला शक्ति मजबूत ना हो, या उत्तराखंड में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी की सुविधाएं ना हो? कौन नहीं चाहेगा। लेकिन शंका तब पैदा होती है जब आप एक बार फेल हो जाते हैं और दोबारा से आप उसी काम को करते हैं बिना प्लानिंग। बिल्कुल शीशपाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा, आप श्वेत पत्र जारी करिए, आप बताइए, रूट प्लान बताइए अपना, कहां कहां आप इन्वेस्टमेंट करवाना चाह रहे हैं, किन पहाड़ी क्षेत्रों में आप इन्वेस्ट करवाना चाह रहे हैं, उससे क्या रिजल्ट निकलेंगे। आप अपनी पूरी प्लानिंग उत्तराखंड के जनता के सामने रखिए, उसके बाद आप इवेंट करिए। कौन रोकता है? जपेंद्र जी बताइए। श्वेत पत्र जारी करिए, अपना रोड मैप सामने रखिए, ये सवाल यहाँ पर विपक्षी दल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसा करना चाहिए सरकार को, क्योंकि देखिए बहुत करोड़ों रुपए खर्च होने वाले हैं इन्वेस्टर समिट में। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे कि आपने खुद स्वीकार किया इस बात को कि वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा, तो इसकी क्या गारंटी है कि ये भी इफेक्टिव रहेगा? जपेंद्र जी देखिए दो चीजों को आप समझिए। एक होती है साफगोई और एक हॉनेस्टी की राजनीति, और ये वर्तमान सरकार के साथ ये तथ्य बिल्कुल निकल कर सामने आ रहा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं उसे करने का निश्चित तौर पर ईमानदारी से प्रयास करते हैं, उसके रिजल्ट्स आते हैं। अब ये तो यहाँ बैठे हमारे सभी साथी चाहते हैं ना, पार्टी के लोग 4 साल बेमिसाल का नारा दे चुके हैं त्रिवेंद्र रावत सरकार को, क्या वो बेमिसाल थे? भाई साहब आप भी तो, अब हम आपको देखिए पॉजिटिव पॉलिटिक्स करिए। आप भी तो दिल्ली को बेमिसाल बनाने की बात करते रहे और क्या बना दिया, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, है ना, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। आपने पंजाब का क्या हाल कर दिया, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम देखिए जब हम आरोप प्रत्यारोप पे आते हैं तो आपके ऊपर बहुत आरोप लग सकते हैं, लेकिन जब हम पॉजिटिव राजनीति की बात करते हैं, अगर हम सब लोगों को प्रदेश का अगर हम लोगों को दर्द है, हम प्रदेश को अगर आगे ले जाना चाहते हैं तो हम एक सार्थक बहस का हिस्सा बने। ठीक है, आप लोग एक विपक्षी दल होने के नाते सत्ता पक्ष पर आरोप लगा सकते हैं, सत्ता पक्ष पर शंकाएं जता सकते हैं। जपेंद्र जी देखिए, ये तो सीधी एक सेकंड शीशपाल जी रुकिएगा, मैं आऊंगी आपके पास। देखिए जपेंद्र जी, बात यहाँ पर ये हो रही है कि जो अन्य मुद्दे हैं आप उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये इन्वेस्टर समिट ले आए हैं, और धामी जी दिल्ली तो अक्सर ही जाते रहते, तो इस बार दिल्ली गए हैं तो क्या नया है? दिल्ली जाते ही रहते हैं वो तो। अच्छा अब आप ये बताइए, इन्हीं हमारे विपक्षी साथी ही सलाह देते करेंगे इन्वेस्टर समिट कब करना है, क्योंकि चुनाव तो हर वर्ष है,
ये लोकतंत्र है और भारतीय लोकतंत्र देखिए में जतेंद्र भाई, हमने सलाह 6-8 महीने बाद कोई ना कोई चुनाव आ जाता है। हमने कहा सरकार श्वेत पत्र जारी करे, रोड मैप बताए, क्या क्या पॉलिसीज हैं इन्वेस्टर समिट की, कैसे कैसे इन्वेस्ट होगा, कहां कहां इन्वेस्ट होगा। अब आप 2 मिनट जनता के सामने अब आप 2 मिनट सुनना चाहेंगे? ठीक है, ठीक है, आपका अब आप सुनना चाहेंगे? ठीक है, आपका ये सुझाव है, ठीक है, हम ये माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बिल्कुल संदेश पहुंचाएंगे कि विपक्ष की मांग है श्वेत पत्र की जारी किया जाए और आपसे भी अनुरोध है कि आप अपने विधायक जो जनता ने जो प्रतिनिधि चुन के भेजे हैं वो क्यों पे जो है टेप लगा लेते हैं विधानसभा में। वो माननीय मुख्यमंत्री जी से रोज मिलते हैं, वो जनता के हित में जो आप डिबेट का हिस्सा बना रहे हैं वो बताएं, कहें कि जी आप ये ठीक है शिषपाल जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करेंगे। एक सेकंड, जपेंद्र जी, पूरी योजना है और उस योजना के तहत इस समिट को करने का आगे कदम बढ़ाए। ठीक है शिषपाल जी, अनम्यूट कीजिएगा। देखिए यशी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास जवाब नहीं होता है। जो सवाल उनसे किए जाते हैं या सरकार पर जो आशंकाएं विपक्ष की रहती हैं, विपक्ष के दलों के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, जो उन पर उंगली उठाने के लिए वो 24 घंटे जो है तैयार रहते हैं। अब यहाँ पर अब हमारी ये हम बोलने का समय मांग रहे हैं। अब आप इसे मत समझिएगा कि हम आप पे उंगली उठा रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा। मैंने यशी जी सुझाव इनको दिया कि इन्वेस्टमेंट कैसे आता है, ये एनडी तिवारी जी से ये क्यों नहीं सीखते। एनडी तिवारी जी ने कौन सा इन्वेस्टर मीट किया जो देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में इतने बड़े बड़े सिडकुल आपको नजर आते हैं। राज्य के हजारों नौजवान जो उसमें रोजगार पाते हुए आपको नजर आते हैं। तो बिना जो है हो हल्ले के भी जो है इन्वेस्टमेंट लाए। फटाफट शिषपाल जी अपनी बात को पूरा करिए, आप वक्त की चूंकि कमी है चाहिए और वो जो है कार्य कुशलता जो है सरकार यहाँ पर क्यों नहीं दिखा दे रही है। जपेंद्र जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए। जपेंद्र जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए। आप विपक्ष की शंकाएं ये कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि विपक्ष ने 1947 से लेके 2014 तक ऐसी ही राजनीति की है। लेकिन आज जब सार्थक और जनता के हित की, प्रदेश के हित की राजनीति को नए आयाम दिए जा रहे हैं, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री धामी जी भरसक प्रयास कर रहे हैं प्रदेश को अग्रणी राज्य के रूप में विपिन जी सुनिए, वक्त की कमी है। पेट में दर्द होना। अनिल जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेंगे, उसके बाद अरुण शर्मा जी आपके पास आती हूँ मैं। अनिल जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा आप। ऐसा है कि आप बहुत अच्छी बात है कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। पुनः मैं आपको अग्रिम बधाइयां देता हूं। पर आप अपना रोड मैप, जैसे अभी हमारे प्रवक्ता जी ने बताया विपक्ष के, कि रोड मैप के साथ साथ एक्शन जो प्लान होता है, स्ट्रेटजीज होगी इनके पास कि इन्वेस्टर को कहां पैसा लगाने को कहा जाए और जिससे प्रदेश की आमदनी, प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। और जो मुद्दों पे हमने पुनरावृत्ति में नहीं करना चाहूंगा, पलायन, रोजगार और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, इन पे थोड़ा सा जोर दें। और अगर प्रैक्टिकल बात है और 2018 वाला रिपीट ना हो तो बहुत अच्छी बात है। शुभकामनाएं। ठीक है, उत्तराखंड अंतिम प्रतिक्रिया मैं यहाँ पर अरुण शर्मा जी की लेना चाहूंगी। अरुण जी फटाफट कम शब्दों में अपनी बात को प्लीज पूरा करेगा। अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। आक्रोश में रहा है, जनता के हितों में। ठीक है अनिल जी। अरुण शर्मा जी। यशी जी, निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि हम लोगों को आशावादी होना चाहिए, निराशावादी नहीं। हो सकता है पहले कुछ गलतियां हुई हो, तो उन गलतियों में सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। ऐसा तो नहीं होता कि गलती है तो वो पत्थर की लकीर हो गई। और अगर अरुण जी, हमने खुले मन से स्वीकार है कि हो सकता है कुछ कमी रह गई हो। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर धामी जी पिछली चीजों को मिटाकर, भुलाकर एक नई दिशा और दशा राज्य को देना चाहते हो तो हम स्वागत करेंगे। और रजिस्ट्रेशन के लिए अच्छा टाइमिंग देखिए, टाइमिंग बहुत एक्यूरेट है। 19 में लोकसभा चुनाव हुए तो 18 में समिट हो गया। अब 24 में लोकसभा चुनाव है तो 23 में इलेक्शन समिट। लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं कि हम सब लोगों को बहुत मुस्कुरा नहीं होना चाहिए और ये उम्मीद करनी चाहिए कि उत्तराखंड राज्य के विकास में ये इन्वेस्टर समिट नए आयाम पैदा करेगा, नए आयाम बढ़ेगा। इसी उम्मीद को होना चाहिए। बिल्कुल, हम सभी यही उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड में नए निवेश हो।
उत्तराखंड का भला हो, विपक्षी दल भी यही चाहते, भले ही कटाक्ष कर रहे हो लेकिन चाहते वो भी यही है कि निवेश हो और उत्तराखंड का भला हो सके। जपेंद्र जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो विपक्ष जो बातें कह रहा है या जो सुझाव आपको मिले हैं वो आगे तक जरूर पहुंचेंगे और इस ओर जरूर ध्यान दिया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर्स समिट जो शुरू होने वाली है उत्तराखंड में, उसको लेकर धामी जी बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि निवेश उत्तराखंड में होगा तो उत्तराखंड को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, ये तमाम मुद्दों की रोकथाम होगी। लेकिन इससे पहले जो इन्वेस्टर समिट हुआ उसका कुछ खास असर उत्तराखंड में दिखा नहीं था, तो इसे एक इवेंट करार दे रहा है विपक्ष। और विपक्ष का मानना है कि एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, क्या कुछ रोड मैप है वो बताना चाहिए ताकि ये समझ में आए कि सरकार किस दिशा में किस तरह से काम कर रही है। उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड में निवेश जो होगा उससे उत्तराखंड का भला होगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।